हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे हमारे प्यारे रसगुल्लों के कमेंट आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लाया जाए। तो भैया आपके डिमांड पर आज हम केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस पर आधारित, एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं कि 2025 में आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे भाई आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, सारी चीज़ों को अपन आज बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। चलिए भैया देख लेते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर यानी न्यू पैटर्न पर आधारित एकदम लेटेस्ट पेपर है भैया। ठीक, रसायन विज्ञान का है। एक नए पैटर्न पर आधारित ये पूरा आपका मॉडल पेपर है। ठीक है ना। आपका पूर्णांक रहने वाला है भैया 70, बिकॉज आपके जो 30 नंबर होंगे वो आपको प्रैक्टिकल के यानी वाइवा वगैरह मिला के मिलते हैं, है ना, 30 नंबर वहाँ से। तो भैया ये सेट नंबर इस तरह का रहने वाला है। आपको यहाँ पर एक क्रमांक ऐसे दिया रहेगा, मतलब एक नंबर्स। ठीक, बाकी आप समय सबके लिए सेम है बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट। अब 3 घंटे 15 मिनट में बताया है भैया कि 3 घंटे आपको पूरा पेपर हल करने के लिए होता है। बाकी 15 मिनट आपको इसलिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकें। कहीं ना कहीं आप इतना बड़ा एग्जाम देने बैठोगे तो एक प्रेशर होता है ना, माइंड में एक प्रेशर सबके साथ होता है भाई। स्टूडेंट लाइफ में हम अगर भाई आपकी जगह थे तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। एक डर सा लगता है, एक अंदर घबराहट सी होती है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, तैयारी है कितनी है, अब पता नहीं क्या होगा, जो पढ़ा है आएगा कि नहीं आएगा, तमाम तरह के ख्याल होते हैं। तो इसलिए होता है कि 15 मिनट आप पहले ठंडे दिमाग से पढ़ लेना। और आपका जब भैया होता है ना कि आपका जो इतना बीपी हाई हो जाता है, इतना ज़्यादा घबराहट, वो 15 मिनट में जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हो भैया, पेपर आप पलट रहे हो, पन्ने पलट रहे हो, धीरे 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 आपकी हड़बड़ाहट और बेचैनी भी कम हो जाती है। फिर आप एकदम से शांत मन से अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए दिए जाते हैं 15 मिनट, ताकि आप पहले पेपर को ढंग से पढ़ सकें। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा यूं पाते ही शुरू हो जाएंगे, है ना, अपने आप को आइंस्टीन समझते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। पहले 15 मिनट अपने भाई को दिया जाता है तो ढंग से पेपर पढ़ो, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है कि हाँ सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए हैं, या फिर गणनात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद लिखिए, यानी जहाँ जैसा कहा जाए, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, मतलब जहाँ जैसी जरूरत हो, जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सारी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इसीलिए ना कि आप पढ़ो, उसको समझो भाई, पता चले आप अपने मन का करने लगोगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। आपका जो पहला क्वेश्चन है रसगुल्लों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है बबुआ। पहला है भाई आपका कि Fe है। Fe बोले तो भैया आयरन, ठीक है ना, आयरन। अब कह रहा है कि आयरन जो है वो है S ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक का तत्व है भैया, D ब्लॉक का तत्व है, या फिर F ब्लॉक का। तो बच्चों देखिए, जब पेरियोडिक टेबल हमने बताया था आपको, अगर याद हो भैया, ठीक है ना, इस तरह से, तो पेरियोडिक टेबल जब बताया था तो बताया था कि ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D है, और नीचे का 2 ऐसे होते हैं वो F ब्लॉक होता है। तो भैया आपका जो Fe है इसी में आता है, ठीक है ना। तो यूं कह लें कि ये क्या है, D ब्लॉक का एलिमेंट्स है, यानी D ब्लॉक का तत्व है। ठीक है भैया, आपका हमने बता भी तो दिया है, वन शॉट भी इसका भी हम लाए थे इसके पहले। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है खा वाला कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास कौन सा है। 3d3 है, 4s2 है, 3d5 है, फिर 4s2 है, या फिर नीचे भी आपके विकल्प दिए गए हैं 3d5 4s1, 3d6 4s2। तो अगर हम देखें इसमें ये दोनों नहीं होंगे भाई, इसमें अगर देख लें थोड़ा ये भी नहीं होगा, और उधर हाँ ये मैग्नीज है, तो ये सबसे ज़्यादा इसी का होगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इसी का होगा। पेरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं मैग्नीज का ज़्यादा होगा, ठीक है ना, Mn। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा
लेने पर, यानी हटा देते हैं तो सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा, अचानक शून्य हो जाता है, धीरे धीरे घटता है, तीव्र गति से बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। देखिए बच्चों, गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग होता है, ठीक है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में नहीं होता है। तो अगर इसमें से हम लवण सेतु को हटा लेंगे तो उसका अचानक से वोल्टेज शून्य हो जाता है, ठीक है ना। तो यही विकल्प सही हो जाएगा भैया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.34 वोल्ट, या फिर माइनस का 0.76 वोल्ट, या फिर 0.2 वोल्ट, या फिर 0.0 वोल्ट, यानी कहने का मतलब 0 दिया है। तो भैया हमने बताया था हाइड्रोजन बीच में होता है ना। अगर देखें तो हमने बताया था बाकी ऊपर भी होते हैं, ऊपर, और इसका हमने बताया था, अगर याद हो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो इसका क्या होता है, शून्य होता है। तो भैया 0 हो जाएगा, शून्य वोल्टेज होता है हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन अगर हो सकते हैं कि भाई एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे कि शायद परेशान कर सके, बट भैया आपके ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे कि पढ़े पढ़ाए आएंगे, वो आपको भैया आपकी कहते हैं ना कि वो आपके आईक्यू लेवल पर निर्भर करता है कि आपने कितना तैयारी किया है, कितना मेहनत किया है, और क्वेश्चन को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं। जिसे दिया है कि सूत्र के बराबर, ये देखिए सूत्र 1 दे दिया है, अगर आपको पता हो भैया तो ये है क्या बच्चों, आर्हेनियस समीकरण है। आर्हेनियस समीकरण में हमने इसका पूरा लॉगरिथम रूप यानी लघुगणकीय रूप लिखा, ग्राफ पर भी दर्शाया था, साथ ही प्रतीकों के माध्यम से भी पूरा आपको बताया था। तो अगर देखें तो इसमें कह रहा है के लिए सत्य कथन कौन सा है, के साम्य स्थिरांक है, गलत है, बिल्कुल गलत है बच्चों। के क्या है, जबकि वेग स्थिरांक होता है। अगला कह रहा है आर रेडबर्ग नियतांक है, ये भी गलत है, क्योंकि आर क्या है, गैस समीकरण होता है, मतलब गैस नियतांक होता है। ए अधिशोषण गुणांक है, ये भी गलत है, क्योंकि ए आवृत्ति गुणांक होता है। और आगे दिया है कि ई ए जो है वो सक्रियण ऊर्जा है, यही बिल्कुल सही है भैया, यही क्या है, एकदम सही है, क्योंकि जो ई ए होता है सक्रियण ऊर्जा है, टी क्या होता है, बाकी बचा है टी, वो परम ताप होता है। तो ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, यही सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन कितना लाजवाब है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं रसगुल्लों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अभिक्रिया के लिए ए के विघटन की दर और बी के बनने की दर को कैसे लिखेंगे, यानी ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है। तो अगर देखें स्टाइकियो मतलब मितीय फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो औसत वेग का समीकरण हमने लिखाया था, जो विघटित होता है वो माइनस के साथ लिखा जाता है। तो माइनस का आप डी ए लिखेंगे अपान यहां पर डी टी लिखेंगे, ठीक है ना। अब बराबर का बच्चों ये बन रहा है तो इसको प्लस में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे डी, और ये बी के बनने की दर है भैया अपान डी टी लिखेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक समीकरण के रूप में ये हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा विकल्प कौन सा है देखते हैं। पहला है माइनस डी अपान यानी माइनस डी ए या अपान डी टी बराबर 1/2 डी अपान डी बी अपान डी टी, ये होगा ही नहीं। माइनस का डी ए अपान डी टी बराबर 1/4, ये भी नहीं होगा, छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, माइनस का डी ए अपान डी टी बराबर डी बी अपान डी टी, मिल गया भैया। यही वाला विकल्प क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट है, यही वाला विकल्प बच्चों सही हो जाएगा, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है भैया यही चीज ये है, ठीक है ना। और बाकी ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 लगा। देखिए ये जो 1/2 हैं, 1/4 कब लगते हैं, हमने आपको बताया भी था, अगर आपको पता हो, जैसे यहाँ 1-2 लग जाए, यहाँ 2 लग जाए, 3 लग जाए, तो वो चीज 1/2 में चला जाता है, ठीक है ना। चलिए भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर, अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरे में जितने होंगे प्रत्येक 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर वाला नहीं रहता है। कह रहा है एनिलीन यानी बेंजेनेमीन जिसको बोलता है, इसकी अनुनादी संरचना लिखिए, ठीक, आपको बताया था। अगला है अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का प्रभाव, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वन शॉट में भी समझाया था कि अभिक्रिया के वेग पर मतलब ताप का और सांद्रता का क्या प्रभाव होता है। तो भैया देखिए अभिक्रिया का जब भी अगर वेग की बात करें तो आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। सांद्रता भी अगर ज्यादा कर दें यानी अभिकारक के अणुओं की मात्रा ज्यादा कर दें भैया, तब भी क्या है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और सांद्रता
बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, तो वही लिखना था। ठीक, अब उसके बाद भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा, K4FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। और कह रहा है, देखिए इसमें भैया जाहिर सी बात है K पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, Fe प्लस होता है, Cn पे माइनस होता है, तो ये आयन हो जाएंगे। बट आगे कह रहा है कि इस यौगिक में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो इसको चलिए इसको भैया निकालते हैं। देखिए बच्चों जिसका पूछा जाए, अब देखिए 4 है, 4 आगे निकाल लेते हैं भैया। यूपीएससी जब बताया था उपसा संयोजन यौगिक वाले में तो अच्छे से निकालना बताया था। अब देखिए पोटेशियम का +1 होता है रसगुल्लों, प्लस का Fe पूछ रहा है भैया, इसको अपन x मानते हैं, प्लस ये 6 है तो 6 लग गया, Cn का -1 होता है बराबर का 0। अगर यहां से देखें तो भैया 4 एकम 4 हो गया। अब इसके बाद प्लस का ये x हो जाएगा और ये माइनस का 6 एकम 6 हो गया, ठीक है ना, 6 इतना बराबर कितना आ गया भैया 0। फिर इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस, भाई 6 में से 4 गए 2 हो गया बराबर का 0, तो x बराबर हम प्लस का 2 लिख सकते हैं। यानी Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आई बबुआ कितना आ गया भैया, इसका आ गया प्लस का 2 आ गया, ठीक है ना, याद रखना ये प्लस का 2 है, यानी प्लस का 2 इस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था यानी संख्या हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों घ में क्या पूछ लिया है कि गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। देखिए गैल्वेनिक सेल की बात करें बच्चों, ध्यान से समझना, गैल्वेनिक जो सेल होता है ये क्या करता है भैया, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, कहने का मतलब इसमें ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल ये इसको बाहर से किसी स्रोत द्वारा एनर्जी मिलती है तब उसको वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और गैल्वेनिक सेल में स्वतः यानी अपने आप ही क्या हो जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। बट इसमें क्या है कि इसमें जब बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। अब गैल्वेनिक सेल में बात करें, इसको बाहर से ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, बट इसको बाहर से ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आप लिख भी सकते हैं, हम बोल रहे हैं गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है, बट वैद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो ये कुछ अंतर है 4 से 5, आप अच्छे से इनको लिख सकते हैं भैया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपके जरूरी नहीं है कि भैया 70 में 70 वाले आपको आते ही रहें, क्योंकि अभी आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है, ये हम भी मानते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब भी लगेंगे, बट हाँ इतना जरूर है कि पैटर्न सेम होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 3 के का है। अब इसमें सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले रहेंगे, ठीक। इसके बाद जो रहेगा वो 4 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला जाता है, तो एथेनॉल तथा जल का मोल निकालना है। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें, एथेनॉल C2H5OH इसका अणुभार अगर निकालेंगे तो भैया 2 गुणे कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6, ठीक है ना, कार्बन 6 होता है बट उसका परमाणु भार 12 होता है, प्लस 5 और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना, और प्लस का ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना निकला 12 दूना 24, और उसके बाद 24 कितना हो गया 6 30 10 40 और 5 45 1 46, यानी ये तो 46 ही आ गया। और जल का कितना होता है, जल का अणुभार अगर हम देखें भैया तो 18 होता है। तो यहां पे देखिए कह रहा है कि दोनों का मोल अंश निकालना है, तो अलग अलग पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। जैसे हम इस वाले को मान लेते हैं A, इस वालों को मान लेते हैं B। तो जैसे Na निकालेंगे तो भैया तो यहां पे भार बटे अणुभार होता है, भार इसका कितना है 46 है, अणुभार कितना है 46 है, कट गया बच्चों, तो Na निकल कर आया 1। इसी तरह से Nb यानी B वाले को भार बटे अणुभार, भार कितना है 54 है, अणुभार कितना है 18 है, 18 तिरिक 54, Nb बराबर 3 आ गया। अब जैसे यहाँ पे काई ए लिखिए या x है, तो भैया जिसका पूछा जाए उसके मोलों की संख्या ऊपर, नीचे दोनों का योग 3 1 4, तो भैया ये आपका आ गया किसका, एथेनॉल वाला बच्चों। इसी तरह से भैया देखिए, इसी तरह से आप यहाँ पे काई बी लिखिए या एक्स बी, तो भैया बी का कह रहा है बी के मोलों की संख्या ऊपर, नीचे दोनों का योग 3 और 1 ये 4, तो इसका 3/4 हो गया। तो मोल अंश निकालना बड़ा ही आसान है, ठीक, सॉरी मतलब ये क्या कहते हैं, हाँ मोल अंश है या मोल, इसको मोल प्रभाज कहते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले हमने क्या बताया, कंपाउंड्स के आप क्या निकाल लीजिए,
अणुभार निकाल लीजिए। जैसे ही अणुभार निकाल लिए आप दोनों के यहाँ पे मोलों की संख्या निकाल लीजिए। मोलों की संख्या निकालने के बाद भैया हमको पता है कि मोल प्रभाज निकालते हैं कि उस घटक के मोलों की संख्या नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या, इसलिए भैया हमने नीचे कुल वाला जोड़ दिया, तो दोनों आंसर आ गए। ठीक है ना, तो ये आसान सा था, तो हमने बता दिया भैया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का जो तुल्यांक, मतलब ये तुल्यांक भार है वो 53 है, तो विलयन की नॉर्मलता। अब देखिए मोलरता आता है, नॉर्मलता वैसे पूछता नहीं, बट यहाँ पे दे दिया। अब भैया हमको पता है जैसे मोलरता बराबर होता क्या है, भार बटे अणुभार गुणे विलयन का आयतन, और यहाँ पे 1000। ठीक, आप बस इसी पे रखिए, काम खत्म, इसी पे रखिए, काम तत्काल खत्म। बट यहाँ पे नॉर्मलता है तो एन लेके चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, ये भार भी दिया है, ठीक है ना, ये आयतन भी दिया है, उसके बाद इसका मोलिकुलर वेट अगर हम कह लें इसका भी मान दिया है, तो इसे पे रखेंगे फटाक से यूं, यानी ये समझिए ये मोलरता वाला फार्मूला है, तो नॉर्मलता में भी सेम होता है, यहाँ एन लिख देते हैं बस। ठीक, तो इस पे रखेंगे तो निपट जाएगा। अगला कह रहा है कि फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो भैया देखिए, पहला तो है भैया औषधि के रूप में, ठीक, दूसरा है रंजक बनाने में, तीसरा है भैया जैसे होता है जैसे रंजक हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करें कृत्रिम रेशम बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, ठीक है ना, तो ये इसके कुछ अनुप्रयोग हो जाते हैं। भाई 3 नंबर का है, 3 लिखो बहुत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान समझना भाई पेपर आपका कैसा आता है। अगला क्वेश्चन बबुआ कह रहा है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखिए हार्मोन्स होते क्या हैं, तो हार्मोन्स हमारे शरीर के किसी भाग द्वारा मतलब उत्पन्न होने वाले एक पदार्थ होते हैं हार्मोन्स। ठीक है ना, जो क्या करते हैं भैया, हमारे शरीर को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यही तय करते हैं। अब हार्मोन्स का मतलब इतना योगदान होता है, जैसे जहां पर जरूरत होती है हार्मोन्स रिलीज होगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार जब हार्मोन्स निकल जाता है तो काम खत्म होने पर यह फिर से विलुप्त हो जाता है। ठीक है ना, अगर ऐसा ना होता तो पता चले किसी को गुस्सा लग जाती तो वो पता चले 10-10 साल गुस्सा है ना, इसलिए भाई तो ऐसा होता है क्योंकि ये हार्मोन्स बहुत ही एक्टिव होते हैं, उत्तेजित होते हैं, जहां पर रिलीज होंगे काम खत्म तो ये खुद खत्म। ठीक है ना, यानी काम खत्म होते ही हार्मोन्स ये समझो विलुप्त हो जाते हैं, फिर जब नया कार्य होगा तो फिर से रिलीज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना हार्मोन्स क्या हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अब ये सारे क्वेश्चन तो अच्छे से हमने करवाया, आपको पता है कि रोजेंड-मुंड अभिक्रिया कह लें या रोजेंड-मुंड अपचयन कहा है। ठीक, इससे संबंधित आपको समीकरण लिखना है, या फिर जैसे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बबुआ कि अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखना है, और अभिक्रिया कह रहा है H2 + Cl2 के 2HCl, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। देखिए भैया आपको इसको भी बताया था, अगर आपको पता हो भैया अलग से भी टॉपिक समझाया है, बाकी वन शॉट में भी समझाया है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि वन शॉट जो है ना वो रामबाण है आपके लिए। ठीक है, यूं समझिए जैसे बीमारी में टैबलेट काम करता है ना, उसी तरह से रामबाण है आपके लिए वन शॉट। आपने भले टॉपिक वाइज नहीं देखें, बट अगर आपने वन शॉट देख लिया तो यूं समझिए आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए कह रहा है कि वेग समीकरण लिखना है। तो भैया देखिए वेग समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए हो जाता है K बराबर, सॉरी मतलब ये R दर बराबर हो जाता है K, वेग स्थिरांक। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, तो H2 है भैया, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, और ये Cl2 यहाँ पर भी शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया ही है। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, इसके लिए अभिक्रिया का वेग समीकरण या फिर कह लें दर समीकरण। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं भाई। देखिए सारे क्वेश्चन मतलब ऐसा है, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला कि जो पढ़ाया हुआ ना हो, इसीलिए बोलते हैं भैया कि रटाना हमारी फितरत में नहीं और फालतू के क्वेश्चन बताना हमारी फितरत में नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर बता दो। हाँ, इतना जरूर है कि अभी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर चले जाएं,
ज़रूरी नहीं कि जो सब कुछ पढ़ाया है आए, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जो अभी पढ़ाना बाकी है। ठीक, लेकिन अभी तक तो भाई हमने देखा कि जो पढ़ाया है वही मिला। ठीक, जैसे सेल के विशिष्ट प्रतिरोध, सेल का जो विशिष्ट प्रतिरोध है और इसके चालकत्व की परिभाषा लिखना है। अगला है कि ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक क्रियाशील क्यों होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम धातु की अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन भी हमने बताया है किस चैप्टर में, हैलो एल्केन वाले में। ठीक है ना। अगला भैया देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एमीन किसे कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभेद के लिए परीक्षण, तो भी इसको भी बताया है। ठीक, लेकिन परीक्षण नहीं बताया है, भी इतना जरूर कहेंगे। नेक्स्ट है कि एथेन एमीन पर HCl की अभिक्रिया तथा, मतलब ये X है, एथेन एमीन पर HCl की अभिक्रिया तथा Y एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट एवं तनु HCl की 0 डिग्री ताप पर क्या करना है, अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो भैया अभी हम एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि नहीं देखे हैं, तो इसलिए आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं रसगुल्लों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा भैया, खाब है इसका, यानी सारे ये 4 नंबर वाले हैं। देखिए कह रहा है कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो भैया बताने की क्या जरूरत, इतना अच्छे से वन शॉट में भी समझाया है कि भैया डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो हमने बताया ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कोश अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। अब एफ वाला है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एफ उपकोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला है कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आ गया ना, वन शॉट में बार बार ये चीज आपसे बोल रहे थे भैया कि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है, एफ ब्लॉक के तत्व, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा पूछता है। तो अभी वन शॉट अगर आप नहीं देखा है तो भैया हमने इसके पहले ही लाया है, अभी हाल ही की वीडियो है भैया, यूं कह लें कि कल ही शायद लाए हैं, तो उसमें ये बताए हैं पूरा का पूरा वन शॉट वाला। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व नहीं पता, एक बार सर्च करके देख लेना वन शॉट। ठीक, अगला क्या होता है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। अरे इसकी बात कर रहे हैं भैया, गलत मत समझिएगा। देखिए बच्चों, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो अभी हमने क्या होता है जब वाला तो नहीं कराया है। ठीक, एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड से इतना करा देना है, या टॉलुइन की अभिक्रिया लिखना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की करना है। तो भैया हालांकि जो कुछ पढ़ाया है वही में रिएक्शन होता है, जो रासायनिक गुण बनाने की विधि होती है। बट बच्चों जब हमने अभी नहीं बताया है तो इसके लिए हम अभी आपको प्रेशर भी नहीं देंगे ना, तो आपको भी यहाँ पे ज्यादा हम समझाएंगे। ठीक है ना, जब हम इसको खुद करवा देंगे तो अब आप को मजा आएगा। ये भी दिया था इसमें, घा में भी दिया है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होता है संबंधी राउल्ट का नियम लिखना है। अब देखिए आ गया है 4 नंबर में बबुआ, और इसी से संबंधित इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535। याद हो, सेम यही क्वेश्चन भी बताया, सेम यही वैल्यू भी सेम था। और इतने पर कह रहा है कि 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना करना है। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं भैया। देखिए गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, मासूम सा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। 6 का ये का हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि उपसह संयोजक यौगिकों के संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, आपको बताया है भैया, इस सिद्धांत का उल्लेख करना है। ठीक है ना, अथवा में क्या दिया है बच्चों, उपसह संयोजक यौगिकों का पूरा महत्व समझाना है। ठीक है ना, क्या महत्व होता है, यानी इसके अनुचुंबकीय गुण, उसके अलावा ये सारी चीजें, वो चीज बताना है। अगला है कि एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। तो भैया एकदम लास्ट वाला चैप्टर है आपका 10वां चैप्टर, अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो मत सोचना कहां से आ गया। अगला निम्नलिखित विटामिन के, देखिए अथवा में दिया है निम्नलिखित विटामिन के स्रोत, ये सब 5 नंबर वाला है, तथा विटामिन के कमी से रोग। देखिए विटामिन A, C, यह सारे विटामिन दे रहा है। ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है, विटामिन A, C, D, E, K, इन विटामिन में क्या लिखना है। अगर आप पिछले ईयर का हालांकि वन शॉट देखते हो तो ये मिल जाएगा, लेकिन अब की बात तो अभी नहीं बताया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था, जब भी याद करना हो तो याद कर लेना भैया, रासायनिक नाम में रथ एक टाफी, रथ एक टाफी, ठीक है ना, या टॉफी जिसको बोलते हैं। तो भैया विटामिन देखिए, अगर हम बात करें ये A, B, C,
डी, उसके बाद ई और विटामिन के। याद कर लेना रासायनिक नाम में। रा से होता है बच्चों रेटिनाल, रथ। ठा से होता है भैया थायमीन, ठीक है। ए से मतलब होता है बच्चों एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। और के से होता है बच्चों, का से मतलब कैल्सीफेराल, क्या होता है कैल्सीफेराल, ठीक है ना। टो से मतलब होता है टोकोफेराल, क्या होता है टोकोफेराल, ठीक है, टोकोफेराल, ठीक। जो टॉफी होता है, टोफा लिख दिए हैं टॉफी, तो इसका मतलब होता है फ्लिक्वेनोन, ठीक है ना। तो ये सब याद रखने की ट्रिक है। रथ एक टाफी, याद रखना बबुआ, ये एक मजेदार सी ट्रिक है कि रथ एक टाफी। इस ट्रिक से सारे विटामिन मतलब जो नाम है ना, कि दूभर पातर पीएम विटामिन की कमी, भोजपुरी वाले भी क्या मौज करते हैं, ठीक है ना, ऐसा वाहियात गाना बनाते हैं, ठीक। तो विटामिन की कमी हो गई है दूबर पातर पिया में, तो यहाँ याद रखना विटामिन ए का नाम रासायनिक रेटिनाल, बी का नाम थायमीन, सी का नाम स्कार्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेराल, ई का टोकोफेराल, और यहाँ पे आपका विटामिन के का फ्लिक्वेनोन। तो ये तो रासायनिक नाम। अब भैया कमी से रोग में भी एक ट्रिक बताया है बच्चों, तो भी उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, वो ट्रिक हम वन शॉट में फिर से समझाएंगे अच्छे से, जब वन शॉट लाएंगे तब। अभी सब कुछ बता देंगे तो बात के लिए क्या छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो बाकी उसकी भी ट्रिक है। तो 5 नंबर तो आपको इसे ट्रिक से चुटकियों में मिल जाएगी, ठीक। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यूं लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है, तो भैया इसको कौन इतना ज़्यादा अभी पढ़े, फिलहाल अभी इसी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा पढ़ के देख लेना क्या कुछ है, ठीक। अथवा में देखिए क्या कुछ दिया है, देखिए अथवा में फिर से वहीं पर आ गया, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण। तो भैया कैसे प्राप्त करोगे इसको भी जब बताएंगे तब आपको भी नहीं परेशान होना है, ठीक। कैसे प्राप्त करोगे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें खा वाला कह रहा है कि क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। फिनॉल की निम्नलिखित से क्या अभिक्रिया होती है। देखिए इसको पढ़ाए हैं तो इसको बताएंगे। देखिए क्यूमीन से है तो थोड़ा क्यूमीन के बारे में देखिए। एक चीज ध्यान देना भैया, यहां पे ये H लग जाता है, CH3 लग जाता है, CH3 होता है, ठीक है। तो इससे फिनॉल प्राप्त करना है, तो सबसे पहले जब O2C क्रिया कराते हैं तो क्यूमीन, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान देना, तो इधर तो आपका हो जाएगा ये, ठीक है, O2 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये हो गया। फिर से भैया जब इसका क्या करते हैं, यानी जल अपघटन होता है, ठीक, जल अपघटन होता है तो क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक, फिनॉल हो जाएगा, यानी ये OH यहाँ पर ऐड कर देंगे। बाकी आपका अगर ध्यान दें बचा क्या, CH3, C बचा, डबल बॉन्ड करके यहाँ पे एक O बचा है, CH3 बच गया है, ठीक है ना। ये एसीटोन भी बन गया, तो एसीटोन भी बन गया, और ये आपका फिनॉल है। तो भैया इसको तो बताया है इसलिए इसको हम बता दिए हैं, ठीक। थोड़ा बच्चों को दिक्कत हो जाती है बट ये काफी बार पूछा गया है क्यूमीन से, ठीक। तो क्यूमीन याद रखना, ये क्यूमीन है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये बन जाएगा। उसके अलावा जब अब इसका जल अपघटन होगा तो फिनॉल और एसीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे देखते हैं, कह रहा है कि इसकी क्या बोला था आगे, इसमें इसकी निम्नलिखित के साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो देखिए सबके साथ अभिक्रिया का याद करो, वो दिन बोला था, उसी टाइम बोला था जब हम ये चैप्टर यानी फिनॉल के बारे में पढ़ा रहे थे, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, तो बोला था बच्चों सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है जिंक के साथ, तो भैया हम करते क्या हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसका जिंक के साथ, जिंक पाउडर याद है ना, जिंक चूर्ण जिसको बोलते हैं बच्चों, हम इसका जिंक चूर्ण के साथ जब रिएक्शन कराएंगे बबुआ तो याद रखना बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा भैया। और प्लस में यहां का जो O निकलेगा, यस तो यहीं में विलुप्त हो गया, O निकलेगा, ये हो गया ZnO, तो जिंक ऑक्साइड। तो भैया आपका ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया, ठीक है ना।
क्या बन गया भैया, बेंजीन बन गया। दूसरा कह रहा है सांद्र नाइट्रिक। देखिए एक तनु नाइट्रिक होता है, एक सांद्र नाइट्रिक। सांद्र नाइट्रिक से अगर आपको याद हो तो सांद्र नाइट्रिक वाला जो रिएक्शन था कुछ इस तरह से था भैया, जब हम फिनॉल की क्रिया कराते हैं, ठीक, फिनॉल की क्रिया हम HNO3 से कराते हैं, तो आपको बताया था, ठीक, इसमें बताया था, याद करो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिलान फिनॉल, ठीक है, ये OH हो गया, यहाँ पर NO2 हो जाएगा, यहाँ पर यानी आर्थो पैरा पोजीशन हमने बताया था नहीं, तो यहाँ पर ठीक NO2 हो जाएगा, ठीक है ना। याद करो ये 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 क्या बताया था, ट्राई, 1 2 बार 3 बार है तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP बन जाएगा। पूरा ऐसे लिखना चाहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक, ये हो जाएगा। ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, तो भैया देखिए ब्रोमीन जल से जब क्रिया होती है तो इसको भी देख लेते हैं ना, तो इसकी क्रिया जब ब्रोमीन जल से होती है Br2 से, याद करो बच्चों इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था, इसमें भी सेम इसी तक पूछता, बताया था ना कि इसको ब्रोमीनीकरण पूछेगा, इसको नाइट्रीकरण पूछेगा, ठीक इसी तरह से। तो यहां पर तो भैया ये सेम वैसे होगा, Br2 यहां पर ऐड हो गया, Br यहां पे हो गया, यहां पे भी हो गया, ठीक है ना, सॉरी Br2 है, तो ये चीज हो जाएगा। अब देखिए 3 यहां से निकल गया, तीनों जगह हाइड्रोजन यहाँ पे यानी H हो जाता है, 3 है 3H, और उसके बाद यहाँ पे अगर जैसे लगा दें 3 दूनी 6, तो यहाँ पे Br, तो HBr भी ये निकल गया, पूरी तरह से संतुलित। तो ऐसे डायरेक्टली आप इसको ना भी लिखना चाहते थे तो मेन कंपाउंड लिख देते, इतना बहुत था, ठीक, जैसे उसमें दर्शाया है। तो यही क्या हो जाएगा, ब्रोमीनीकरण। तो आपने देख लिया ना, बस इतना लिखना है, एक ऊपर लिखना था, 5 नंबर आपके हो गए। आपको भी हो सकता है ये थोड़ा दिक्कत दे, लेकिन इसीलिए बोला भैया कि मेहनत करना पड़ेगा, तो एक बार यहां भी छाप लीजिए, शायद वहां करना आपने देखा हो, बाकी वहां पे भी बताया है बच्चों। अब नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए भैया आ गया है आपका अथवा में, कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे, क्योंकि टिप्पणी वाला भी क्वेश्चन आता है। कह रहा है जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण, ठीक, चित्र की आवश्यकता नहीं है, कह रहा है सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण, यानी इथिल अल्कोहल कैसे, और एथेनॉल के अनुप्रयोग, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, यानी अब खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। देखिए हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा आपको अजीब लगे होंगे, बट अथवा में भी रहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।